हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांग शेट्टी क्लास। हम पढ़ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का चैप्टर 8 जो कि है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू। ठीक है, तो जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने इन सभी के बारे में हमने ओवरव्यू देख लिया था कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ये कैसे इंटरचेंज करता है, क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट को कैसे इंटरचेंज करता है। तो इन सभी के बारे में हमने ओवरव्यू देख लिया है। अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उसे विजिट कर लें, तभी ये आगे के कंटिन्यू के जो भी पार्ट्स हैं ये सभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेंगे, क्योंकि आज हम उन सभी को डेप्थ में लेकर चलेंगे। इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी है उन सभी स्ट्रैटेजी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक वाली जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहाँ तक हमने कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि हमने दो प्रोटोकॉल पढ़े थे, एक कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेब पब्लिशिंग। ठीक है, वेब पब्लिशिंग क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, डायग्राम से अच्छे तरीके से समझाया भी हुआ है, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर विजिट कर लें। तो हम यहाँ पे वेब पब्लिशिंग के बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स है और इसकी क्या क्या प्लानिंग है, हम कैसे इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं वेब पब्लिशिंग क्या है। तो वेब पब्लिशिंग क्रिएट अ वेबसाइट एंड प्लेसिंग इट ऑन द वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर के पास हम अपने वेबसाइट को स्टोर कर देंगे तो उसे ही हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं या वेब होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या होता है, तो वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर है जहाँ पे जितने भी दुनिया के वेबसाइट्स हैं वो सारे वेबसाइट उस वेब सर्वर पे अवेलेबल होते हैं। ओके, एंड डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करता है, तो उसके लिए हमने एक CGI मॉडल को समझा था, कॉमन गेटवे इंटरफेस को हमने समझा था। तो ये सारी बातें जो इंटरनली थी, जो कि बेसिक चीज़ें थी, वो सभी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, तो आप उसे ज़रूर एक बार देख ही ले। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया था वेब सर्वर क्या होता है, डेटाबेस कैसे वो इंटरचेंज करता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है, इंटरफेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में समझ ली। तो यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस विद द होम पेज टिपिकली नेम्ड index.html। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि जो वेबसाइट होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो HTML पेजेस का कलेक्शन होता है। बहुत सारे HTML पेज को कलेक्ट कर दिया गया है, एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है, तो वो एक वेबसाइट का रूप ले लिया है। ठीक है, और जो उसका होम पेज होता है, यानी कि जो फ्रंट पेज और जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो यूजर से इंटरेक्ट करने वाला पेज है, यानी कि जो हमारा इंडेक्स पेज है, वही उसी के बारे में बात किया जाता है। तो जो हमारा होम पेज है उस पेज का जो नाम होता है वो होता है index.html। ओके, यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक 3 कंपोनेंट्स है, बेसिक की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही लेने हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी डेप्थ कंसेप्ट है, बट हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग हमें इन सभी के बारे में बेसिक नॉलेज ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के कंपोनेंट देख रहे हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है इसे भी समझेंगे, वेब सर्वर समझेंगे एंड वेब कुकीज़ समझेंगे। ठीक है, ये 3 टाइप्स के जो हमारे पास कंपोनेंट है इन सभी को हम समझते हैं एक एक करके। ओके, तो वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र आप पहले से भी जानते होंगे और मैं एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेब ब्राउज़र एक्चुअली में है क्या। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा इसे एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट को ये एक्सेस करने में भी मदद करते हैं, यानी कि हमारे सर्वर पे कोई डेटा है उसको हमें एक्सेस करना है तो हम वेब ब्राउज़र की मदद से एक्सेस कर सकते हैं।
अ ब्राउजर लेट्स यू विजिट वेबसाइट एंड डू एक्टिविटीज विद इन देम लाइक लॉग इन, सेंड एंड रिसीव ईमेल अमॉन्ग मेनी अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे काम को कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक लॉग इन करना, किसी भी ऐसा अकाउंट है आपका, उससे आपको लॉग इन करना है, तो लॉग इन करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउज़र पे ही वेबसाइट एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। सो हमें वेबसाइट को ओपन करना है तो उसके लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ईमेल को भी सेंड करना होगा, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो ईमेल की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंट जितने भी वर्क है उन सभी ऑनलाइन वर्क को करना है तो उसके लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि जितने भी वेबसाइट है, जो वेबसाइट को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है, उसे हम वेब ब्राउज़र कहेंगे। ठीक है, जो कि कुछ यहाँ पे पॉपुलर नाम भी लिखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, गूगल क्रोम है, ठीक है, एंड मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है। तो सफारी जो है ये एप्पल के कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और भी इसके अलावा भी होते हैं, जैसे ओपेरा भी होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो वेब ब्राउज़र है जो कि वेबसाइट को सपोर्ट करता है, वेबसाइट को एग्जीक्यूट करता है, उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो वेब ब्राउज़र बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को एक्सेस करने में हेल्पफुल करता है। तो यहाँ हमने वेब ब्राउज़र को समझ लिया, उसके बेसिक जो एग्जांपल्स हैं इन सभी को हमने समझ लिया। एंड नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, जो कंपोनेंट है वो है वेब सर्वर। वेब सर्वर के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स ऑन अ वेबसाइट एंड इट्स इज टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र एंड गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेब सर्वर के बारे में लिखा हुआ है। तो वेब सर्वर एक्चुअली क्या है, तो एक कंप्यूटर की तरह ही वर्क करेगा, वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, बट उसके पास जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी पावरफुल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज कि यहाँ पे बहुत सारे वेरियस कंप्यूटर इससे इंटरेक्ट करते रहते हैं, इसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते रहते हैं। ठीक है, तो सर्वर का मेन पर्पस क्या है कि डेटाबेस को कनेक्ट करना, एंड जो भी ब्राउज़र दैट मीन्स व्हाट, कि जो ने क्लाइंट है, तो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो क्लाइंट के पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर होगा या मोबाइल फ़ोन होगा, तो उसने अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में ब्राउज़र ओपन करेगा। ब्राउज़र पे सपोज उसने ईमेल करना है, ठीक है, तो ईमेल की वेबसाइट ओपन करेगा। ओके, तो ईमेल की वेबसाइट ओपन करेगा, तो अब ईमेल किसको सेंड करना हो, तो उसको ईमेल सेंड किया, तो ये कैसे वर्क करेगा, तो ईमेल सेंड हुआ तो वो क्या करेगा, तो वो ईमेल के सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो जैसा वेबसाइट है उसका अपना अपना सर्वर होता है। जैसे कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो वो फेसबुक का सर्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्विटर की बात करूँ तो ट्विटर की सर्वर अलग है, यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब की सर्वर अलग है। तो वो सभी क्या है, तो वेब सर्वर है। वेब सर्वर का मतलब क्या है, वेबसाइट एक पार्टिकुलर है, उस पार्टिकुलर वेबसाइट का एक डेटाबेस होता है, एक सर्वर होता है, जहाँ पे क्या होता है, तो सारे रिकॉर्ड को स्टोर करके रखा जाता है। तो वेब सर्वर बेसिकली क्या करता है, तो जितने भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको ये प्रॉपर रिस्पॉन्स करने का वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट के कलेक्शन रखे जाते हैं वेब सर्वर के पास। ठीक है, फॉर पब्लिशिंग आवर डेटा इनटू वेब वी नीड टू वेब सर्वर। ठीक है, यानी कि हमें अपने वेबसाइट को अगर पब्लिश भी करना है तो हमें वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अपने वेबसाइट को वेब सर्वर पे ही रखेंगे, तभी तो कोई भी उसे एक्सेस करेगा या रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो उसे प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके, है ना। तो अगर ये हमारा जो वेबसाइट अगर हमारे लोकल कंप्यूटर में रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेगा, यानी कि जो क्लाउड होता है जहाँ पे सारे पर्सन इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट में, तो वहाँ पे ये हमारा जो सिस्टम है वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो सर्वर की ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो 24/7 टाइम वो ऑन रहना चाहिए, वो हमेशा प्रॉपर रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कराने होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है लेकिन प्रॉपर तरीके से ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उतनी पावरफुल हमारा कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेब सर्वर पे अपने वेबसाइट को अपलोड करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंटरेक्ट करते रहते हैं इसलिए। ओके, तो हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट समझ लिया, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट था वो था वेब कुकी। कुकी क्या करता है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेब कुकी इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय अ वेब सर्वर to a web browser that the browser software is expected to save and send back the server। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं समझा दूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कुकी है, कुकी का वर्क क्या है, तो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसका एक पीस है, एक ब्लॉक है। जब भी हम कोई डेटा सर्च कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, तो ये क्या करता है, उसका जो रिकॉर्ड है, जो कीवर्ड होता है कि हमने अभी क्या सर्च किया है, हम किसके बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इन सभी इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, तो कुकी सेव कर लेता है। ठीक है, ये हमारे ब्राउज़र में ही सेव हो जाता है। तो ये क्या करता है कि उस डेटा को रिकॉर्ड करता है, सेव कर लेता है। सेव करने के बाद वो हमारे ब्राउज़र में स्टोर कर देता है और फिर क्या करता है, तो सर्वर के पास उसे सेंड कर देता है, ताकि हम जब भी बार बार अगर किसी सर्वर को, किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला पेज है, जो बेसिक पेज है, वो हमें बार बार सर्वर से लाने की बजाय वो कुकी ही आपको बार बार रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम पर डे facebook.com सर्च कर रहे हैं, बार बार सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कुकीज़ इस चीज़ को नोटिस कर लेगा कि आप रोज़ पर डे facebook.com को सर्च कर रहे हैं। तो कुकी क्या करेगा कि वो डेटा को, उस वेबसाइट को, होम पेज को, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा कि अपने पास स्टोर कर लेगा, कुकी स्टोर कर लेगा। और ये कुकी कहाँ होता है, तो ब्राउज़र में ही होता है, यानी कि क्लाइंट साइड पे ही होता है। जो हम यूज़र होते हैं, हमारा जो वेबसाइट होता है, जैसे गूगल क्रोम हम यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम के पास एक कुकी होगा, तो वो कुकी क्या करेगा कि उस facebook.com के लिंक को अपने पास सेव कर लेगा। जब भी आप फिर नेक्स्ट टाइम facebook.com सर्च करेंगे, तो वो अपने पास से ही रिटर्न करके दे देगा, उस वेब पेज को दे देगा। अब वहाँ सर्वर के पास जाता, सर्वर से फिर वेब पेज को लेके आता, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तब भी ये फर्स्ट पेज को बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज कि वो आपके सिस्टम से ही निकल के आ रहा, वो कहीं सर्वर से नहीं आ रहा। तो कुकीज़ का ये बेनिफिट है कि आप जिस भी चीज़ को सर्च कर रहे हो, बार बार सर्च कर रहे हो, तो वो उसके कोड को, उसका जो हमने सर्च कर रहे हैं, उसके एक इन्फॉर्मेशन हमारे कुकीज़ स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो जो भी कोई रिक्वेस्ट है जो हम सर्वर को बार बार कर रहे हैं, उसको ये सेव करके रख लेता है। ठीक है, वही चीज़ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कुकीज़ आर डिज़ाइन टू बी रिलायबल मेंटेनेंस फॉर द वेबसाइट, रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये रिमेंबर करके रखता है एंड रिकॉर्ड करके भी रखता है। ठीक है, यूज़र ब्राउजिंग एक्टिविटी, ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो कहीं हम किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं वो भी इंक्लूड हो सकता है, हम क्या लॉगिन कर रहे हैं वो भी इंक्लूड हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने जितने भी वेब पेज को विजिट कर रहे हैं, किस किस वेब पेज को विजिट कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड कुकीज़ हमारा स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई रोज़ कोई ट्यूटोरियल पेज हम बार बार रीड कर रहे हैं, तो उस ट्यूटोरियल पेज को वो क्या करेगा, अपने कुकीज़ में स्टोर कर लेगा। ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा वेबसाइट देख रहे हैं जो कि मान्य नहीं है, तो वो भी कुकी स्टोर करके रख लेगा। तो ठीक है, तो इसलिए आपको वेबसाइट को थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुकीज़ को ध्यान रखिएगा। कुकीज़ क्या करता है, तो हमारा जासूसी करता है। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। कुकीज़ के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन किस किस वेबसाइट को विजिट किया था, क्या क्या वर्क किया था। ठीक है, तो बेसिकली कुकीज़ का वर्क क्या है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वेबसाइट पे, वेब सर्वर पे, वेब ब्राउज़र पे, ठीक है, तो उन सभी इंफॉर्मेशन को ये अपने पास सेव करके रख लेता है, उन सभी का रिकॉर्ड ये अपने पास रखता है। तो ये भी वेब पब्लिशिंग का एक कंपोनेंट है। तो इससे बेनिफिट भी लिया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हम वेब डेवलपर हैं, तो हम अपने क्लाइंट के बारे में ये जान सकते हैं कि वो हमारा जो वेबसाइट है इस पे क्या उसको पसंद आया, वो क्या कौन सा पेज बार बार यूज़ कर रहा है, बार बार वो हमारे पेज को किस पेज पे ज़्यादा व्यूअर्स हैं। तो इन सभी के मदद से हम उस पेज को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसमें और भी बेहतरीन कंटेंट डाल सकते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुकीज़ का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो ये भी हमारे वेब पब्लिशिंग का एक पार्ट है, इसे भी हमें अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं
वेबसाइट मेंटेनिंग। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने वेबसाइट को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलर विजिटर्स आर लुकिंग, यानी कि जो हमारे वेबसाइट को बार बार रेगुलर विजिट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको कुछ नया चाहिए, हमेशा वो कुछ नया ढूंढते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विजिटर्स होते हैं जो कि वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें कुछ न्यू ढूंढते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर विजिटर्स आर लुकिंग फॉर व्हाट इज़ न्यू। जो रेगुलर वेबसाइट को रीड करने वाले होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, तो उन सभी को कुछ नया चाहिए, वो नया कुछ ढूंढते रहते हैं। सो प्रोवाइड देम विद न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स टू फ्यूचर्स। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आप उसे कुछ अच्छा बेहतरीन कंटेंट दीजिए ताकि वो आपके वेबसाइट पे बार बार आए। ठीक है, तो इस तरह से आपके वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी, और ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपका जो रेट है, रैंकिंग है वेबसाइट का, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट में अच्छे अच्छे कंटेंट डाल सकते हैं, हमेशा उसको अपडेट करते रहिए, कुछ नया अपडेशन करते रहिए, नया कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें डालते रहिए ताकि आपका वेबसाइट हमेशा ज़्यादा उस पर ट्रैफिक रहे और ज़्यादा लोग उसको विजिट करें, उस पर ज़्यादा आपका जो रैंक है वो बेहतरीन रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है फॉर स्मूथ सक्सेसफुली रन ऑफ योर वेबसाइट रेगुलर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप अपने वेबसाइट को बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुली एक स्मूथली रन कराना चाहते हैं, सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं, तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपकी कार ही है या फिर व्हीकल कोई सा भी है, 1 साल तक के लिए उसे पैक करके रख दो, फिर अगले साल निकालोगे तो वो बेकार हो जाएगा, उसके कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो जंग के कारण वो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर चलाना है कोई भी चीज़ को, तो उसको हमेशा मेंटेनेंस करते रहिए, उसको यूज़ में लाते रहिए, उसका मेंटेनेंस बढ़िया करते रहिए। ठीक है, तो यही चीज़ अपने वेबसाइट को भी हमेशा मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। ठीक है, बूस्ट योर सर्च इंजन ट्रैफिक एंड मेक द राइट इम्प्रेशन। ठीक है, एक अच्छा इम्प्रेशन उसमें बनाते रहिए और अपने जो सर्च इंजन है उसको बूस्ट करते रहिए, यानी कि जो उसका कीवर्ड है, जो उसका टाइटल है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव रखिए कि विजिटर्स अपने आप आपके वेबसाइट पे आएँ। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर आपके वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होगा, आप अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो जो यूजर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ये सारी कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अच्छा वेबसाइट मेंटेनिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अपडेटिंग करने के लिए। ठीक है, आप अपने वेबसाइट को हमेशा अपडेट करते रहें, उसमें कुछ नया अपडेट करते रहें। अपडेटिंग एंड एडिंग अ न्यू कंटेंट टू योर वेबसाइट विल कंसिस्टेंटली इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज योर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने वेबसाइट को अपडेट करते रहें, कुछ उसमें नया कंटेंट ऐड करते रहें, तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया है इस वेबसाइट में वो अच्छा आपको इंक्रीज होकर रिटर्न होगा। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक बढ़ेगी तो इससे आपको अच्छे इनकम भी हो सकती है, यानी कि आप अपने वेबसाइट में जितना पैसा लगाया है, जितना आपने इस पर खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, उन सबसे कहीं ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा, उसका रिटर्न होके आपको मिल जाएगा। तो आप अपने वेबसाइट को रेगुलर मेंटेन करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार वेबसाइट बन गया, उसको बनाकर हमने होस्ट कर दिया, फिर उस पर हमने कोई आज तक देखा ही नहीं, 10 साल हो गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर आपका जो रैंकिंग होगा वेबसाइट का वो हमेशा डाउन ही रहेगा, कोई उसको विजिट करना ही नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उस पर ओल्ड इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन रखा है, तो उसे कोई क्यों विजिट करेगा। सब कोई आज क्या करें, न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है, तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए और हमेशा अपने वेबसाइट को भी अपडेट करते रहना चाहिए, हमेशा उसको मेंटेन करते रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की। अभी तो हमने बात की थी कि हम अपने वेबसाइट को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या बेनिफिट्स है, तो उसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, उसको मैनेजमेंट करना। तो डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब है कि जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा नोट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो वेब पेज है उसको हम अपलोड कर रहे हैं वेब सर्वर पे, तो वो सब क्या है, तो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, फाइल ही है, तो उन सबको भी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन सब के मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन
and control of the flow of electronic and paper documents in a secure and efficient manner। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या दैट मीन्स कि सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, जैसे PDF हो गया, MS वर्ड फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, तो इन सभी पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सिक्योर एंड एफिशिएंट मैनर में स्टोर हो, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, तो ये सभी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे होना चाहिए, तो किसी ऑथराइज्ड पर्सन से होना चाहिए। ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसको मैनेज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई भी आकर अपना डॉक्यूमेंट पेस्ट कर दे, ठीक है, या फिर उसमें से कोई एक्सेस कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें जो भी आप रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो, वो एक प्रॉपर तरीके से मैनर ऑर्डर में होना चाहिए एंड सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की कुछ ज़रूरतें हैं एज अ व्हेन रिक्वायर्ड कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इन सभी को मैनेज करने को ही हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट्स के कुछ मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे 4 टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि फाइल का नेम अच्छे तरीके का होना चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी फाइल का नाम भी नहीं होना चाहिए या बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए ताकि समझ में ही ना आए। तो एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए हर काम को करने के लिए। ठीक है, फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हम अच्छे तरीके से अपने फाइल को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, अपलोडिंग करें प्रॉपर एंड उसका एक बैकअप भी रखें इन केस कि कहीं हमारा डेटा लॉस हो गया, कहीं किसी कारणवश क्रैश कर गया डेटाबेस, तो हमारा एक बैकअप रहे ताकि हम फिर उसको अपलोड कर सके, फिर हम उसको बहुत ही कम समय में रनिंग में ला सके। अगर मान लीजिए कि कोई बैकअप ही नहीं रहेगा, आपका डेटाबेस हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश कर गया, खराब हो गया, तो आप क्या करोगे? फिर आपको पूरी तरह से फिर से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, सारे फाइल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी मैनेज कर सकते हो। ओके, तो हम एक एक करके बारी बारी से चारों मेथड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम है, तो फाइल नेम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर नेमिंग योर फाइल रिमेंबर 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, जब आप भी कोई फाइल का नाम रखें तो कम से कम 8 कैरेक्टर का रखें। 8 कैरेक्टर एफिशिएंट होता है, किसी भी नेम को याद रखना भी हमारे लिए सही होता है। एंड 3 कैरेक्टर्स उसके लिए एक्सटेंशन नेम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टोटल आपका मिल रहा है फाइल नेम करने के लिए कि कैरेक्टर हमें कितना रखना चाहिए। तो जो फाइल का नेम है वो 8 कैरेक्टर होना चाहिए एंड एक्सटेंशन, अब जैसे PDF हो गया, .xlsx हो गया, ठीक है, एक्सेल फाइल हो गया, PPT हो गया, तो ये सब क्या है, टेक्स्ट फाइल हो गया, कोई भी फाइल है तो उसका 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन होता है। तो ये तो है ही, बट आपको 8 कैरेक्टर का ही फाइल नेम रखना चाहिए, ये बेटर है। वैसे रखने वाले तो और भी बहुत बड़े बड़े नाम रख सकते हैं, बट एक मैनर कहता है कि आपको 8 कैरेक्टर ही रखना चाहिए ताकि आपको वो फाइल का नाम रिमेंबर रह सके। अदरवाइज आप ही भूल जाओगे अपने ही डॉक्यूमेंट को, तो फिर वर्क कैसे होगा, बाकी लोगों का क्या होगा। तो इसलिए आपको जो फाइल का नेम है वो 8 कैरेक्टर रखना चाहिए। फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फाइल को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। ऑर्गेनाइज कहने का क्या मतलब है कि सेपरेट फोल्डर एक बना ले और फिर उसमें एक से रिलेटेड फाइल को रखें। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इमेज का एक फोल्डर आप बना ले जिसमें जितने भी वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड हुए हैं, इमेज का जितने भी हमने यूज़ किए हैं, तो उन सभी इमेज को हम एक फोल्डर में रखें। ठीक है, HTML के जितने भी फाइल्स हैं उन सभी को हमने एक फाइल में रखेंगे। वीडियोज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी एक फाइल में रखेंगे। यानी कि हम अपने वेबसाइट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इमेज या फाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टाइप, कोई भी मीडिया फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है, तो उन सभी को ग्रुप में बना कर रखें। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया, सभी को अलग अलग फोल्डर के साथ सेपरेट कर दें। ठीक है, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर की ही बात करें या फिर मोबाइल फ़ोन की ही बात करें, एक ऐसा फोल्डर बना ले जिसमें सब कुछ इनबिल्ड है, यानी कि फ़ोटो उसी फोल्डर में है, वीडियोस भी है, कोई साउंड भी है, MP3 म्यूज़िक है, ठीक है, और PDF फाइल भी है, टेक्स्ट फाइल भी है, सब मिक्स करके आप एक ही फोल्डर में रखे हो। तो इनकेस अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें ढूंढना हो तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें छांटना बिनना, ठीक है, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें थोड़ा सा। लेकिन यही चीज़ हमारा अलग अलग सेपरेट रहेगा तो हमें इतना तो पता रहेगा कि हमारा ये जो PDF फाइल है ये PDF वाले फोल्डर में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे सर्चिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे सर्चिंग तो आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन
उसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, हमारा CPU का टाइम वेस्ट होगा। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर फोल्डर है, हमें पता है कि इसी फोल्डर में है, तो हम आसानी तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी रिलेटेड आप फाइल अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं तो सभी फाइल को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करके रखें, यानी कि सबको सेपरेट करके रखें ताकि आपको फाइंड करने में आसानी रहे। ठीक है, पुट ऑल द फाइल इनटू रिलेटेड फोल्डर। ठीक है, यानी कि जितने भी रिलेटेड फाइल्स हैं उन सभी को एक फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड करके रखें। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर हुआ। नेक्स्ट जो है वो है अपलोडिंग। अपलोडिंग कहता है कि अपलोडिंग फिनिशिंग योर वर्क ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू सर्वर। ठीक है, अपलोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप सर्वर पे अपने वेबसाइट को पे जो भी डेटा को अपलोड करें, कोई मान लो कि नई फाइल आपने PDF फाइल को अटैच करना है। ठीक है, तो जैसे उस पर अपलोड करोगे तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर से वो फाइल एक उसका कॉपी सर्वर के पास चला जाएगा, उस वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे अपलोडिंग कहा जा रहा है। तो आप अपने कंप्यूटर में ना रख के उसको सर्वर पे अपलोड करके रखें, बिकॉज कि उसको कोई एक्सेस करना चाहे तो आसानी तरीके से एक्सेस कर सके। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ही रहेगा तो फिर उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अपने यूजर्स को अपने उस कोई भी यूजर्स है जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके वेबसाइट के यूजर्स हैं, तो उसको आप उस PDF फाइल को पहुंचाना चाहते हैं तो उस PDF फाइल को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड का मीनिंग क्या है कि अपने पर्सनल कंप्यूटर से डेटा या किसी फाइल को सर्वर के पास पहुंचाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी का ऑपोजिट बोलूं कि सर्वर से अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को हमें लाना है तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो है, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल करता है वो है बैकअप। ठीक है, बैकअप रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर जॉब, यानी कि जहाँ आप मान लीजिए कि सपोज आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के बाद जैसे आपका जॉब खत्म हुआ, जॉब कहने का मतलब कि जो डेली लाइफ का जॉब है, यानी कि आप अपने आज का काम कर लिए जितने भी, तो उन सभी काम का एक बैकअप रखें। ठीक है, तो बैकअप योर फाइल ऑन योर वेबसाइट, अपने वेबसाइट पे उसका बैकअप रख लें। जैसे बैंकिंग वाले भी अक्सर यही करते हैं कि पूरे दिन का जितना भी काम होता है वो पूरे दिन ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद शाम को क्या करेंगे कि इन सभी का बैकअप दे देंगे अपने सर्वर पे, अपने वेबसाइट पे, ताकि मान लीजिए कि इनकेस ऑफिस बंद होने के बाद उसमें कोई चोरी हो गया या फिर आग लग गई, कोई भी नेचुरल कैलामिटी के कारण सब बर्बाद हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो डेटा जो है वो हमारा वेबसाइट पे सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम बैकअप लेकर रखते हैं। आप 1 या 2-3 बैकअप भी रख सकते हैं। ठीक है, कहीं एक जगह क्रैश हो गया, दूसरे जगह क्रैश हो गया, तो थर्ड जगह जो हमने बैकअप बना के रखा वहाँ तो मिल ही जाएगा। तो डेटा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है फॉर दैट ऑन टू जिप इट एंड देन स्टोर इट अवे इन सेफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपने जॉब किया है, काम किया है, उन सभी को एक जिप फाइल में बना ले और जिप फाइल करने के बाद उसे एक सेफ जगह पे स्टोर कर दे। ठीक है, अब सेफ जगह आपका क्लाउड हो सकता है, आपका गूगल ड्राइव हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट सर्वर है तो वहाँ भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर अपने पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, तो कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन वेबसाइट अगर है, आपके पास सर्वर है, तो आप वहाँ रखें, वहाँ बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे चोरी होने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हमारा बैकअप जो है वो सुरक्षित है, और वहाँ पे होने का मतलब क्या है कि हम कभी भी कहीं से भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वेबसाइट में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एंड आगे हम समझते हैं वेब डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हमें वेब डिज़ाइनिंग करने में क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। उन सभी पॉइंट्स पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट तो बनाने के लिए कोई भी बना सकता है, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में हमें लाना है, एक हमें अच्छा रैंकिंग पे लाना है, सक्सेसफुली वेबसाइट बनाना है इंटरनेट की दुनिया में, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ हमें उस पर विचार एनालिसिस करने के बाद ही उसे यूज करना चाहिए। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट डिजाइन कंसिडरेशन एंड डेवलपिंग और अपग्रेडिंग योर वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप नया वेबसाइट डेवलप करने की सोच रहे हैं, या फिर आपके पास पहले से कोई
वेबसाइट है उसको अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमें उस पर सोच विचार करना चाहिए। हमें जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने सोचा कि हमें डेवलप करना चाहिए तो हमने फटाफट डेवलप करने लगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पे हमें थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, फिर वो काम करना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक सक्सेसफुल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। अदरवाइज फिर वो बिना कोई प्लानिंग किए, बिना कोई कंसिडरेशन किए हुए अगर आप डायरेक्ट अपने फाइल को, अपने वेबसाइट को डेवलप करने चले जाओगे तो फिर वो फेल होना ही होना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जिस पे हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन डज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू इंटेंडेड अ मैक्सिमम योर इंटरनेट सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि हमारा जो वेबसाइट है ये दुनिया के सामने इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो उसके पास अच्छा लुक ना हो, अच्छा इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस पर कौन आएगा? कोई विजिटर ही नहीं आएगा। जो विजिटर ही नहीं आएगा तो हमारा वेबसाइट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नीचे हमने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि आपको वेबसाइट बनाने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट आर द गोल ऑफ द वेबसाइट। जो आप वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, क्या उसका क्या गोल है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका क्या रीज़न है उसको वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि आप किस पर्पस से वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, उस पर कैसा इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करेंगे, इस पर आप एक बार बात कर ले, ठीक है, सोच ले, विचार कर ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ द टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपके वेबसाइट को कौन कौन देख सकता है। तो ऐसा वेबसाइट का कंटेंट रखिए जो ज़्यादातर लोग उसे देखें, ठीक है। ऐसा कोई कंटेंट ना डाल दे कि जिस पे व्यूअर्स ही ना आए, जो कि हमारे लाइफ में, रियल लाइफ का कोई यूज़ ही ना हो। तो वैसे वेबसाइट नहीं बनाना चाहिए। जिस पे ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत हो वैसे वेबसाइट पे डिज़ाइन करना चाहिए, उस पॉइंट पे हमें बात करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। यानी कि मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग हमें उस पर कंटेंट रखना चाहिए, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। व्हाट इज़ द कंटेंट एंड हु शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या क्या कंटेंट डालेंगे और उसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, इस पे भी हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन करना चाहिए, थोड़ा सा प्लानिंग करना चाहिए एंड एनालाइज करना चाहिए कि हमने वेबसाइट भी मान लिया कि बना लिए, हमने ये भी देख लिया कि हमारे ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं, मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग भी हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इस पर क्या क्या कंटेंट रखेंगे, और एक अच्छा कंटेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हमने इतना कुछ करने के बाद अगर कोई कंटेंट ही सही नहीं रखा तो फिर कोई आएगा नहीं। अगर एक दो बार विजिटर्स आएंगे तो उसको कंटेंट ही पसंद नहीं आएगा तो वो बहुत जल्दी आपके वेबसाइट को बंद भी कर देंगे। तो इन सब पे भी मायने रखता है कि कोई विजिटर्स आपके वेबसाइट को कितने देर तक वॉच कर रहा है, व्यू कर रहा है, तो ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो आप अच्छा कंटेंट रखेंगे तो व्यूअर्स जो है उस कंटेंट को रीड करेगा, समझेगा, पढ़ेगा, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो वो जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा आपके वेबसाइट पे उतना बेहतरीन होगा, आपके वेबसाइट के लिए उतनी बेहतर रैंकिंग हो सकती है, ठीक है। तो कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वेयर इज़ द साइट टू बी होस्टेड एंड हाउ टू अपडेट, यानी कि हमने वेबसाइट बना लिया, कंटेंट भी सब कुछ सही कर लिया, अब क्या लास्ट पॉइंट आता है कि हम कहाँ पे अपने वेबसाइट को होस्ट करें, कैसे अप होस्ट करें एंड इसको हम मेंटेन करना, अपडेट करना क्या आसान है, हम कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको विचार विमर्श कर लेना चाहिए, फिर आगे आपको वेब डिजाइनिंग का काम चलाना चाहिए, वेब डेवलपिंग करना चाहिए। जब सभी रास्ते आपको क्लियर है तो बस सब कुछ करना है नहीं, कोडिंग करना है, वेबसाइट बन गया, अपलोड कर दीजिए, फिर रनिंग करेगा और बेहतर रन होगा, क्योंकि हमने जो हमारा जो स्ट्रेटजी है इन सभी पे हमने बेहतरीन वर्क किया है और बहुत ही सोच समझ के ही हमने वेबसाइट का डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। सो ये बहुत देर तक, बहुत दिन तक ये चलने वाला वेबसाइट हो जाएगा, यानी कि परमानेंट ये चलेगा और ये सक्सेसफुल वेबसाइट कहलाएगा। ओके, तो ये था इसका कंसिडरेशन। तो अब हम बात करेंगे प्लानिंग के ऊपर कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए। वेबसाइट प्लानिंग, तो यहाँ पे हमें वेबसाइट बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करना होता है, तो उन सभी प्लानिंग के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। बिल्डिंग अ वेबसाइट विदाउट अ प्लान लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विदाउट एनी प्लान, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना प्लानिंग के, बिना कोई कंसिडरेशन किए हुए डायरेक्ट आप वेबसाइट बनाने चले गए, वेबसाइट डेवलप करने चले गए, तो ये उसी तरह से है जैसे कि बिना हम कोई स्ट्रक्चर के, बिना कोई ब्लूप्रिंट के कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि हमने एक
प्रोजेक्ट बनाया कि हमें घर बनाना है, लेकिन हमारे पास कुछ आइडिया ही नहीं है, हमें जैसा मन कर रहा है वैसे जिधर मन कर रहा है उधर हम रूम बना लिए, किचन बना लिए, ठीक है। तो कोई हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं, हम बस बना रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमें वेबसाइट बनाना नहीं है, इसे अवॉइड करना चाहिए, एज ए प्लानिंग नहीं करना चाहिए। तो बेहतरीन अगर हमें वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर तरीके से डिजाइनर की मदद से एक हमें प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर है, ठीक है, इफ़ यू आर अ वेब डिज़ाइनर वर्किंग विद द क्लाइंट, ठीक है, आपके पास क्लाइंट आता है तो उससे आप क्या कहोगे कि मुझे वेबसाइट बनाना है, तो आप कहोगे ठीक है मैं बनाकर दे दूंगा, और आपने वेबसाइट बनाकर दे दिया। तो ऐसा थोड़ा ना होगा, तो आप क्या करोगे, उससे पूछोगे कि आपको किस बेस पे, किस लिए आपको वेबसाइट बनाना है, आपका क्या थीम है, वेबसाइट का क्या थीम है, उस पर कैसा आपको कंटेंट डालना है। तो इन सभी बातों पे उनसे राय लेंगे, जो क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट उसकी होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको वेबसाइट बनाना होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, इफ़ यू आर वेब डिज़ाइनर वर्किंग विद क्लाइंट्स देन दिस गाइड विल हेल्प बोथ, दोनों को ये हेल्प करेगा ऑफ यू टू प्लान प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि आप दोनों बैठ के प्लानिंग करोगे तो आप दोनों के लिए ये बेनिफिट करेगा कि हाँ कि हमारा वर्क क्या है और हमें वेबसाइट से कैसे फ़ायदा लेना है, हमें क्या क्या इसमें कंटेंट डालना है, कैसे हमें डिज़ाइन तैयार करना है और कौन कौन सा हमें फील्ड बनाने हैं, कैसे कैसे हमें वेब पेज बनाना है। तो एक प्लानिंग रहेगा तभी आप बेहतरीन तरीके का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू आर बिजनेस ओनर और एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेसमैन हैं यानी कि ऑनर हैं या फिर कोई एम्प्लॉय हैं, कुछ भी हैं, तो उन सभी के लिए भी ये बेनिफिट करेगा। देन दिस गाइड विल हेल्प, ये कैसे हेल्प कर सकता है, तो हमें वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स डालना है, कैसे हमें उस वेबसाइट को डेवलप करना है, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी डालना है, क्या क्या फील्ड डालना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग जो है वो बहुत बढ़िया गाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लानिंग के बारे में समझा कि हमें क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाला जो है कि ये डिसएडवांटेज था कि हमें प्लानिंग ना करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या घाटा होगा, एंड कैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए, क्यों प्लानिंग करना चाहिए, तो उसके बारे में हमने नीचे बॉटम वाले पॉइंट्स में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। एंड अब प्लानिंग के कुछ स्ट्रेटजी है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे वेबसाइट प्लानिंग करने के कुछ स्टेप्स हैं कि हमें वेबसाइट बनाना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है। तो यहाँ पे हमने 7 स्टेप्स लिख रखा है। सबसे पहला जो है कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, अपने ऑडियंस को पहले टारगेट करो कि कौन कौन से हमारे ऑडियंस है और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट और अपने कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर कंसेप्ट्स एंड मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि हमारा ऑडियंस कैसा है, जैसे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उस तरह का हमें मटेरियल्स डालना चाहिए। अगर कोई बिजनेस वाले हैं, कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, हम उसके लिए बना रहे हैं, कोई टीचर्स है उसके लिए हम बना रहे हैं, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को डेवलप करना चाहिए, हमें मटेरियल देना चाहिए, ठीक है। क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यानी कि हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे फाइल्स को रखना चाहिए, सभी को डायरेक्टरी में यानी कि फोल्डर वाइज फोल्डर अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। क्रिएट अ स्केच ऑफ द वेब पेज, स्केच कहने का मतलब क्या है कि हमें कौन कौन सा वेबसाइट बनाना है, जिसे हम साइट मैप भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमारा जो वेबसाइट बन रहा है तो एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो कौन कौन से वेब पेजेस की ज़रूरत है हमें, तो हमें एक साइट मैप बनाने की ज़रूरत होती है। साइट मैप क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है कि हमारे वेबसाइट में कितने वेब पेजेस कलेक्ट किए हुए हैं, अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं, उन सभी का एक लिस्ट होता है, एक मेन्यू होता है, ठीक है। तो ये वेब स्केच कहलाता है या फिर हम इसे साइट मैप भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो है वो है डेवलप लुक एंड फील, ठीक है, यानी कि आपको वेबसाइट अब डेवलप करना है तो उसके साथ साथ आपको लुक एंड फील भी देना है, यानी कि अच्छे तरीके से दिखे एंड अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो आपको वेबसाइट में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है डेवलपिंग टाइम पे, ठीक है। एंड जब डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद का जो स्टेप है टेस्टिंग के लिए, कि हम थोड़ा सा टेस्टिंग कर ले कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं बग तो नहीं है। अगर कोई बग मिलेगा तो उसको हम फिर डिबग करेंगे, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम फिर सुधारेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग होगा एंड टेस्टिंग करने के बाद अगर हमारे पास क्लाइंट है तो उसको हम डिलीवर कर देंगे, या फिर अगर हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं तो अब हम उसको होस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद अगर कोई
बग हमें मिलता है, कोई एरर मिलता है तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेनेंस करने के बाद हमें फिर से उसको टेस्टिंग करेंगे। अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो टेस्टिंग करने के बाद अब हम इसे होस्ट कर देंगे या फिर हम अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए प्रॉपर और बढ़िया। ठीक है, एक वेबसाइट बनाने के लिए ये स्टेप्स हैं और हम इन सभी स्टेप्स को एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, कि हमें टारगेट ऑडियंस, हमारा जो ऑडियंस है उसे क्यों टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर वेबसाइट इज इट्स स्टोर फ्रंट विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे वर्ल्ड जो है उसमें हमारा वेब पेज ही क्या करता है, तो ऑडियंस के सामने आता है, दुनिया के सामने आता है, लोगों के सामने आता है। ठीक है, तो इसलिए इस पे कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सच एज इट इज क्रिटिकल दैट योर साइट डिलीवर्स द मैसेज एंड फुलफिल इट्स मिशन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है या कि जो हमारा वेब पेज है उस पे जो कंटेंट होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अच्छा मैसेज होना चाहिए, जो हमारे वेबसाइट का मिशन है उसको ये फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने किसी सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने एक वेबसाइट बनाया है, एक कंटेंट हमने वेबसाइट या ब्लॉग ही बनाया हुआ है जो कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें मैं मैथ की बातें बताने लगूँ या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बातें बताने लगूँ तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा ना। तो क्या होगा कि हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए वेबसाइट बनाया और उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं, कंटेंट डाले हुए, तो कोई विजिट करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन क्या है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज, और हम उसमें पढ़ा रहे हैं अपना नेचुरल लैंग्वेज, तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें ऑडियंस को टारगेट करना है, टारगेट करने के अकॉर्डिंग उसका जो मैसेज होगा, कंटेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर उस पर अपलोड करना होगा। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर जो था स्टेप वो था ऑर्गेनाइज और कंसेप्ट एंड मटेरियल, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको ऑर्गेनाइज रखना है एंड इसका जो कंसेप्ट एंड मटेरियल है ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें रखना होगा। ठीक है, आवर गोल इज व्हाट वी वांटेड टू अकम्प्लिश एंड वाज इट सिंपल टू जनरेटेड न्यू लीड्स। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा मेन जो गोल क्या है, और गोल को अगर हम पा लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, तो हमारा लीड एक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा कि हमारा मटेरियल सही होगा तभी हम अपने वेबसाइट की लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पज से हमने वेबसाइट बनाया है, उसका प्रॉपर तरीके से प्लान करके हमने कंप्लीट किया और मैसेज जो भी है हमारा वो अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो इसकी जो कैटेगरी है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा मिशन है उसको हम 3 टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेटिंग, एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेटा होना चाहिए वो कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, यानी कि अगर कोई यूज़र कम्युनिकेट कर रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो उसको कन्विंस करे। ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से उसके जो क्वेश्चन होंगे, जो भी उसके डाउट्स होंगे, उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, कम्युनिकेटिंग होना चाहिए। ठीक है, एजुकेटिंग होना चाहिए, यानी कि हमारा जो वेबसाइट है उसमें नए नए कंटेंट होना चाहिए ताकि वो उसे रीड करके अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सके। ठीक है, न्यू कंटेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास ओल्ड कंटेंट रहेगा तो जिसको पहले से पता है वही कंटेंट अगर हम देंगे तो वो उतना अट्रैक्टिव होकर उस कंटेंट को रीड नहीं करेगा। सो आपको एजुकेटिंग होना चाहिए आपके वेबसाइट को, यानी कि उसमें हमेशा कुछ नया अपडेट होना चाहिए। ठीक है, एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए। मोटिवेटिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा हम कंटेंट डाल रहे हैं तो उसमें उस बंदे को जो रीड करने वाला वो खुद अपडेट हो जाए, अपने आप को रिचार्ज कर ले, मोटिवेट कर ले ऑटोमेटिक। तो ऐसा आपका वेबसाइट होना चाहिए, मोटिवेटिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मटेरियल्स के, कैसा हमें मटेरियल्स रखना चाहिए। तो आपको मटेरियल्स के लिए ये 3 पॉइंट्स पे विचार करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और इस ऐसे ही आपको कुछ कंटेंट प्रोसीड करने चाहिए अपने वेब पेज पे। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए डायरेक्टरी, बिकॉज कि हमने जो भी वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहे हैं उन सभी को मिक्स ना करें, एक प्रॉपर तरीके से हम स्टोर कर सके। तो उसके लिए हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है कि जब भी हम वेबसाइट बना रहे हैं अपने वेबसाइट को, तो उसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि उसका एक टाइम लिमिट हमें सेट कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
बिफोर वी कुड एस्टिमेट हाउ मेनी आवर इन वुड टेक डेवलप द वेबसाइट। ठीक है, हमें एक टाइम लिमिट सेट करना चाहिए कि कब तक ये हमारा वेबसाइट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि डायरेक्टरीज में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हम अपने वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट कर दिया फोल्डर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर एक पार्ट को एक डेवलपर को दे देंगे, एक टीम को दे देंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो वर्क टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना सारा काम टाइम पे कंप्लीट करके सभी को असेंबल करके एक वेबसाइट बहुत ही फास्ट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीडेड टू नो व्हाट द वेबसाइट माइट इंक्लूडेड, यानी कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। तो उन सभी को हमें एक सेपरेट फोल्डर में बनाकर हमें सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमारे टीम है उन सभी टीम को हमें देना। सो आवर वेब टीम क्रिएट अ न्यू साइट मैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा जो वेब टीम है वो एक साइट मैप तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क डिवाइड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो टीम है अपना अपना वर्क करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फास्ट और प्रॉपर तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखे होंगे या फिर कोई ऐसा वेबसाइट देखे होंगे जिसके बॉटम में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, डायरेक्ट अपने ब्राउज़र ऑन करता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे फ्लिपकार्ट को ऑन किया है, तो ये फ्लिपकार्ट के आप सबसे लास्ट में आएंगे बॉटम में, तो आपको दिखेगा, मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा कैटेगरी बना हुआ है और इस कैटेगरी में आपको यहाँ पे साइट मैप दिखेगा। ठीक है, ये साइट मैप है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये साइट मैप आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने जिसको रेड कलर से इंडिकेट किया, मैं एक बार जूम करके भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये साइट मैप है हमारा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इस साइट मैप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या होता है कि एक पेज ऑन होगा। ठीक है, और उस पेज में मैं अभी दिखाऊंगा। अभी देखिए कि यहाँ पे जितने भी इस जो हमारा फ्लिपकार्ट है इससे जितने भी पेज इंक्लूड हैं उन सभी का यहाँ पे साइट मैप दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सभी को कैटेगरी वाई कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में इतने सारे वेब पेजेस इसमें इंक्लूड है। अब ये सभी लिंक्ड है, आप जिस भी टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसका वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज बने हुए हैं, आप जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर से है, होम इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, होम किचन है, तो इन सभी से रिलेटेड इनके पास इतने सारे वेब पेजेस अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं कि एक फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे कितने सारे वेब पेजेस इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये सभी कैसे बनाया गया हुआ, तो साइट मैप के थ्रू। साइट मैप का वर्क क्या है कि हमारे वेबसाइट पे कौन कौन से वेब पेजेस लगेंगे इन सभी का एक नाम, एक शॉर्ट नेम रखा गया है और इन सभी से उन्होंने अपने वेब पेज को लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉय है तो टॉय से रिलेटेड इनके पास इतने सारे पेजेस हैं। ठीक है, बाई कार है, बेबी कार है, बेबी केयर है, बेबी केयर से रिलेटेड आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लगे हुए हैं। तो आपको आई थिंक साइट मैप का आइडिया मिल गया होगा कि क्या होता है कि सबको कैटेगरीज वाइज कैटेगरीज डिवाइड कर दिया गया है और सभी को एक एक टीम को वेब पेज बनाने के लिए दे दिया जाता है और टाइम रहते उन्होंने क्या करना है, तो वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा साइट मैप होता है। साइट मैप कहने का मतलब है कि पेज का कलेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि साइट मैप आपको क्लियर हो चुका होगा। क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन से वेब पेज कलेक्ट होने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं, इंक्लूड होने वाले हैं, उन सभी का एक मैप तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है 4th नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट और लुक एंड फील। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो डेवलप करना है विथ लुक एंड फील भी साथ के साथ हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करें तो बहुत ही अच्छे तरीके का फ्रंट एंड बनाना चाहिए एंड उसमें डेटाबेस का भी यूज़ करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करे। ठीक है, एट दिस टाइम योर वेबसाइट डिज़ाइनर विल टेक आवर इंडिविजुअली ग्राफिक एलिमेंट। ठीक है, यानी कि आजकल के जितने भी वेबसाइट डिज़ाइन हो रहा है उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, फोटो इमेज यूज़ किए जा रहे हैं ताकि वो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, तभी तो आप उसके वेबसाइट पे बार बार जाओगे तब जबकि वो सुंदर लिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। तो लुक एंड फील भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस स्टेप में 4th स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे अब हमारा वेबसाइट क्रिएट होता है।
ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लास्ट जो है टेस्टिंग एंड डिलीवरी। तो टेस्टिंग एंड डिलीवरिंग कहने का मतलब क्या है कि अब हमारा वेबसाइट फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, तो डेवलप हो चुका है। डेवलप होने के बाद अब डिज़ाइनर क्या करेगा, तो जो वेबसाइट क्रिएट किया है उसको ये टेस्टिंग करेगा। ठीक है, तो टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के लिए वो जितने भी फंक्शन उसमें इंक्लूड किया हुआ है उन सभी फंक्शनैलिटी को चेक करेगा। सभी स्क्रिप्ट जितने भी जावा स्क्रिप्ट है, CSS जो भी कोड लिखा हुआ है वो सभी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी को वो देखेगा। ठीक है, तो उसमें जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी को वो इंश्योर करेगा, यानी कि अगर कोई कमी है तो उन सभी को ठीक करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा और ये प्रॉपर तरीके से करेगा। ठीक है, इन सभी को एक काम और करता है, वो लोग एक FTP सर्वर बनाते हैं। ठीक है, और चूंकि अभी होस्टिंग करना नहीं पॉसिबल है तो वो अपने ही कंप्यूटर पे क्या करते हैं कि एक FTP सर्वर बना लेते हैं टेस्टिंग पर्पस से। ठीक है, और उस सर्वर पे क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को अपलोड करते हैं और फिर क्या करते हैं कि FTP एक क्लाइंट होता है जो उस सर्वर को एक्सेस करता है, उस वेबसाइट को एक्सेस करता है, उसके सारी फंक्शनैलिटी को चेक करता है। अगर सब कुछ प्रॉपर तरीके से FTP में वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम जो है वो, हमारा वेबसाइट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा, तो अब फाइनली डिलीवर कर दे अगर क्लाइंट के लिए बन रहा है तो, अदरवाइज वो क्या होगा तो होस्टिंग कर देंगे। ठीक है,